तो कहते हैं कि मेहनत की चाबी किस्मत के बंद दरवाज़ों को भी खोल देती है। तो हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर नंदिनी। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अरोड़ा IAS क्लासेस में साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने हमारा न्यू बैच लॉन्च कर दिया था। तो बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज़ है कि UPSC क्या है, कौन कौन स्टूडेंट ये कर सकते हैं, इस पे मिथ्स और रियलिटी क्या है। तो आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का सेशन डॉक्टर HS सिद्धू सर आपको सारे के सारे मिथ्स, रियलिटीज़ क्लियर करेंगे और बेसिक चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वेलकम टू द सेशन सर। थैंक यू डॉक्टर नंदिनी एंड हेलो एवरीबॉडी। मुझे आज अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आपकी जो क्वेरीज थी कि UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के बारे में हमें बताया जाए, तो उस चीज़ को लेके आज का हमारा ये सेशन है। जैसे आपको डॉक्टर नंदिनी ने बोला है, बताया है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। तो मिथ्स एंड रियलिटीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी मिथ्स होती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं लोगों के माइंड में, बहुत सारी इधर उधर सोसाइटी में बातें चल रही होती हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इस एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी हुई रियलिटीज़ क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहना मेरे साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटरी वीडियोस हैं जो वो आप तक पहुंचती रहेंगी टाइम टू टाइम, कहीं मिस ना कर देना अगर आप अपने कैरियर को लेकर के कॉन्शियस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि UPSC, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि UPSC क्या होता है। तो UPSC बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है। एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने के साथ साथ कई बार ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू ओनली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो कैंडिडेट्स की जो प्रमोशन उन सर्विसेज में, जो सर्विसेज UPSC के दायरे में आती हैं, वहाँ ऑफिसर्स की प्रमोशन एंड उनके डेपुटेशन से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी करती हैं ये। एंड अगर किसी सिविल सर्वेंट के ऊपर किसी तरह का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो तो वो भी UPSC की रिकमेंडेशन से होता है। तो ये तो UPSC की अथॉरिटी होगी, UPSC के मेन फंक्शंस हो गए। UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो नेक्स्ट है जो कि UPSC हमारे कंट्री के अंदर, जैसे मैंने बोला था कि सम ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती हैं। पहला एग्जामिनेशन आपका है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको हम आम भाषा में IAS का पेपर कह देते हैं, IPS का पेपर भी कह देते हैं, या इंडियन फॉरेन सर्विस का पेपर भी कह देते हैं। सिमिलरली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, NDA हो गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDSE हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, CMSC हो गया, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अलावा है हमारे पास जो CAPF AC, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। Apart from that, Indian Statistical Services and Indian Economic Services, and similarly Geologists examination also, and one more examination which is the Central Industrial Security Force Assistant Commandant examination. So these are some of the examinations or the examinations that are conducted by the Union Public Service Commission in our country. तो अब हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज की। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हमारे कंट्री के अंदर 3 किस्म की सिविल सर्विसेज रहती हैं। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये वो सर्विसेज हैं जिनके लिए एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जाता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है, रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एंड उसके बाद ये स्टेट्स को एलोकेट कर दिए जाते हैं
ऑल इंडिया सर्विसेज में मेनली 3 सर्विसेज रहती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसके बाद है आपका सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज ये वो सर्विसेज हैं जिनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो, तो वहाँ वो काम करते हैं। तो इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं एंड कुछ सर्विसेज ग्रुप बी की हैं जो, उनके लिए एग्जामिनेशन भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ ही। ये हो गया। एंड जो ग्रुप बी की रिमेनिंग सर्विसेज एंड ग्रुप सी की सर्विसेज हैं जो, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती हैं, जिसको हम एसएससी का एग्जामिनेशन बोल देते हैं। एंड जो ग्रुप डी सर्विसेज हैं वो लोअर कैटेगरी की, जो हमारे जैसे यू कैन से अटेंडेंट्स होते हैं ऑफिसेस में, या क्लास 4 सर्विसेज आ जाती हैं। एंड तीसरी किस्म की जो सर्विस है दैट इज़ द, यहाँ मैंने प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज लिखा है। ये है बेसिकली स्टेट की सिविल सर्विसेज हैं। तो जैसे कि यूपीएससी है जो, वो यूनियन लेवल पे या वो ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करता है, तो हर एक स्टेट की अपनी सिविल सर्विसेज होती हैं। जैसे कि पंजाब में हम इसको पीसीएस बोल देते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है स्टेट सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, जिसमें एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार वगैरह रिक्रूट किए जाते हैं स्टेट के लिए, तो ये हर स्टेट का एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, या 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो जाता है जो कंडक्ट करते हैं। तो ये तो हमारी सर्विसेज की बात हो गई। तो एज फार एज द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, इसके अंडर 23 सर्विसेज आ जाती हैं। मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन सी 23 सर्विसेज हैं। तो 23 सर्विसेज आ जाती हैं, जिसके अंदर 2 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस एंड आईपीएस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 21 सर्विसेज हैं वो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सेंट्रल सर्विसेज में से हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बतानी चाहूँगा वो ये बतानी चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, इसके लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ ही रहता है, एंड जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये बेसिकली इन सर्विसेज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देन इसके बाद जो क्या आएगा, इसकी जो एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है। तो एज फार एज द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, जिसको हम आर्ट्स कह देते हैं पॉपुलरली, जहाँ कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या कोई भी फील्ड हो गया, तो अगर आप ग्रेजुएट हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो अगर आप एक सर्टन एज ब्रैकेट में आते हो। तो एज ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी के लिए 21 से लेकर के 32 ईयर्स की एज ब्रैकेट है, जिस एज ब्रैकेट में आपको 6 चांसेस मिलेंगे, आप 6 बार एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। दूसरी है जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए जो एज है वो 21 से लेके 35 ईयर्स तक रहेगा, मींस 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। एंड इनके लिए जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं वो 9 अटैम्प्ट्स रहती हैं। एंड तीसरी कैटेगरी है जो SC ST कैटेगरी, तो उनके लिए जो एज है वो अप टू 37 ईयर्स रहती है। एंड 21 से लेकर 37 ईयर्स की एज में वो जितने बार मर्जी एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, उनके लिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के ऊपर कोई रोक नहीं होती। तो इस एग्जामिनेशन की 2 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो हमारा स्टेज 1 है वो बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की स्टेज है। सो सबसे पहले डियर एस्पिरेंट्स या डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, फाइनल मेरिट के लिए। इसमें आपके मार्क्स कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आपको ये फाइनल मेरिट में आपको बेनिफिट नहीं देने वाले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मेनली 2 पेपर रहेंगे। वन इज़ द जनरल स्टडीज़, सेकेंड इज़ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों के दोनों पेपर एमसीक्यू टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप। तो कितनी कैटेगरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको यहीं पर मैं डिस्कस करूंगा तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ का जो प्रिलिमिनरी का पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, टोटल 200 मार्क्स रहते हैं। एंड इसके अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत टिक कर देते हो तो उसके लिए आपको पेनल्टी मिलेगी, मींस नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? जितने आपको एक राइट आंसर के मार्क्स मिलने हैं, 2 मार्क्स मिलने हैं, तो उसका 1/3 है जो वो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं है, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। एंड दूसरी बात है, जो दूसरा पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में 100 जो यू कैन से 100 नहीं 80 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। तो ये जो पेपर रहेगा ये आपका ओनली एंड ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको 1/3 मार्क्स लेने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो ये मेंस के लिए जो मेरिट बनती है उसमें इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मींस मेंस के लिए जो मेरिट बनेगी वो ओनली एंड ओनली जनरल स्टडीज़ के पेपर के ऊपर बेस्ड ही रहेगी। एंड जो हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर है तो उसमें जो मेन क्वेश्चंस या जो मेन एरिया है सिलेबस का वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड देन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जनरल साइंस है, इंडियन इकोनॉमी है एंड देन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पूरा एरिया है। तो इन एरियाज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज नहीं है। मैं सिंपली अगर आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा तो जनरल नॉलेज के पेपर में आपसे ये पूछ लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम बताओ, या भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें कितनी मेजॉरिटी चाहिए, ये पूछ सकते हैं। तो ये जनरल नॉलेज का पार्ट होता है। जनरल स्टडीज़ में रहता है कि हमने एनालिसिस करना होता है, हमने हर एक चीज़ के जो हर एक टॉपिक है जो हमने जाना होता है कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। तो ये हमने चीज़ें देखनी होती हैं, हमने उसका एक तरीके का एनालिसिस करना होता है। जैसे हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे तो जनरल नॉलेज में ये पूछेंगे प्रेसिडेंट का नाम बताओ, तो लेकिन जनरल स्टडीज़ में ये पूछेंगे कि प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रेसिडेंट हमारा इलेक्टेड क्यों है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों है, इसकी डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं हम करवा रहे। हमारे कंट्री में जब प्रधानमंत्री इतना पावरफुल है तो फिर राष्ट्रपति के ऑफिस को हम हटा क्यों नहीं देते, रिमूव क्यों नहीं कर देते। तो हमें इस तरीके से या इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से हमें स्टडी करनी होती है, जो ये हमारे पेपर रहते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर। आपकी जो मेरिट है वो जनरल स्टडीज़ के पेपर के बेस्ड ही बननी है, इसमें कोई ऐसा पासिंग मार्क्स नहीं होती। ये बेसिकली क्या रहता है, आपका जो यू कैन से आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस क्या है, पेपर की नेचर कैसी है या नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसी है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कट ऑफ है वो डिटरमिन होती है। कभी बढ़ जाती है, कभी वो कम भी हो जाती है। अगर मैं ऑन एवरेज बोलूँ तो 100 के आसपास रहती है, लेकिन हमारा टारगेट चाहिए कि हमने 120 मार्क्स लेने हैं नेगेटिव मार्किंग निकाल के, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा इसको पास करने के लिए। तो 100 में से हमें 60 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं प्रॉपर, जिनके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो आपको। तो ये अगर आप हमारे साथ इसको स्टडी करोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो दिस इज़ द वन पॉइंट। तो इट मीन्स हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का तो डिस्कशन हो गया है। एंड दूसरी चीज़ हमारा है जो इसके बाद मेन एग्जामिनेशन होता है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में से जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यूपीएससी ने जो एडवर्टीज़ की है
तो उनका अप्रॉक्सीमेटली 13 टाइम्स या 14 टाइम्स कैंडिडेट्स हैं जो वो क्वालिफाई किए जाते हैं फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो जो मेंस एग्जामिनेशन होता है ये रिटन रहता है। रिटन मीन्स इसके अंदर 9 पेपर रहते हैं, 2 पेपर हमारे लैंग्वेज के होते हैं जो कि 300 मार्क्स ईच रहते हैं। एक रहता है इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा हमारा जो पेपर रहता है वो रहता है कोई भी इंडियन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 के अंदर जो लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन गो फॉर हिंदी, यू कैन गो फॉर पंजाबी, यू कैन गो फॉर मराठी, यू कैन गो फॉर ओडिया, यू कैन गो फॉर उर्दू, एनी लैंग्वेज जो वहाँ 8th शेड्यूल में मेंशन की गई है। तो ये रहेगा। एंड ये जो दोनों के दोनों पेपर रहेंगे ये 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे, क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। इसमें लिटरेचर का पार्ट नहीं आएगा, ग्रामेटिकल पार्ट आएगा, जैसे कि नरेशन है, वॉइस है, ट्रांसलेशन है, रीट्रांसलेशन है, या लेटर राइटिंग होगी, या कंपोजिशन का पार्ट हो गया, कोई पैराग्राफ राइटिंग, वैसे होते हैं 10th स्टैंडर्ड के होते हैं। दोनों लैंग्वेजेस के पेपर क्वालिफाइंग है, आपको 25% मार्क्स लेने होते हैं। इनके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, इनको हम साइड पे रख देते हैं ये बात करके। एंड उसके बाद जो बच्चों आपका क्या रहेगा, आप जुड़े रहना, हम मिथ्स भी डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन सी हैं। तो इसके बाद है जो जनरल स्टडीज़ के पेपर रहते हैं 4, एक पेपर ऐसे का भी होता है, 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के हैं। जो एक पेपर ऐसे एंड चारों पेपर जनरल स्टडीज़ के ये 250 मार्क्स ईच रहेंगे। जनरल स्टडीज़ का जो पहला पेपर है उसमें आपका रहेगा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी, मेनली ये चीज़ें रहेंगी। आर्ट एंड कल्चर भी रहेगा इसमें। जो हमारा सेकंड पेपर रहेगा वो हमारा इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रहेंगी एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वगैरह वगैरह ये सब रहेंगे, एंड जियोपॉलिटिक्स एट्सेट्रा, तो ये सब रहेंगे इसमें। देन आफ्टर दैट पेपर 3rd है। पेपर 3rd में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, जिसको हम इंडियन इकोनॉमी कह लेते हैं लोग पॉपुलरली, वो रहेगा। देन आपका रहेगा एनवायरनमेंट रहेगा, एंड देन आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी रहेगा। ये आपका पेपर 3rd है। पेपर 4th है जो जनरल स्टडीज़ का, वो एंटायरली एथिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के, एक पेपर ऐसे का। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा जिसके 2 पेपर रहेंगे। जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यूपीएससी की जब नोटिफिकेशन आती है उसमें 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है, उनमें से आप कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। तो उस सब्जेक्ट के 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2। तो ये टोटल पेपर हो गए मेंस के 9 में से 2 पेपर्स लैंग्वेज के हैं, उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो मेरिट में नहीं आएंगे। तो 7 पेपर्स रह गए। 7 पेपर्स होते हैं 250 मार्क्स ईच। टोटल कितने मार्क्स हो गए बेटा? 1750 मार्क्स के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आपकी जो मेरिट बनती है, तो मेंस एग्जामिनेशन के बाद इसकी जो सेकंड स्टेज आती है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। कॉमनली हम लोग इसको इंटरव्यू बोल देते हैं। तो पहली तो चीज़ है बेटा कि जो मेंस एग्जामिनेशन में से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी एडवर्टीज़ की गई हैं उसका 4 to 5 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए उनको कॉल किया जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या होती है कि आपको मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर अच्छा फोकस करना है, क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स प्लस जो पर्सनैलिटी टेस्ट है जो आपका, इन दोनों को ऐड करके मेरिट बनेगी। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 275 मार्क्स का रहता है। 1750 मेंस एग्जामिनेशन के पेपर्स के मार्क्स हो गए लैंग्वेज को छोड़ के। टोटल मार्क्स हो गए आपके 1750 प्लस 275, दैट इज इक्वल टू 2025। तो इसमें जो है इस मतलब इन मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स लिए हैं
उस बेसिस के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्विस मिलेगी। किसी को आईएएस मिलती है, किसी को पुलिस सर्विस मिलती है, कोई फॉरेन सर्विस में चला जाता है, किसी को रेवेन्यू सर्विस मिलती है, डिफरेंट सर्विसेज उसी के बेसिस के ऊपर आपको मिलेंगी। हाँ, मैं आपको इतना एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपके 1100 के आसपास मार्क्स आ गए तो यू विल बी अमंग द टॉपर्स। ये एक मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। दूसरी चीज़ है, क्योंकि जब मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स जब ऐड होकर मेरिट बनेगी तो आपको मेंस के ऊपर खूब फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन का जो गैप है वो आप पर्सनैलिटी टेस्ट में नहीं निकाल पाओगे। पर्सनैलिटी टेस्ट का जो गैप है वो आप मेन एग्जामिनेशन के थ्रू कवर कर सकोगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये स्टेट के पीसीएस की एग्जांपल है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट थी, तो अच्छी स्टूडेंट थी, इंटेलिजेंट थी, डॉक्टर थी बाय प्रोफेशन वो। तो उस स्टूडेंट ने मुझे आके बोला, रिज़ल्ट आया पीसीएस का, कि सर वहाँ तो सिफारिशें चलती हैं। तो आई सेड वाई? कहती सर मुझे उन्होंने मेरे 100 में से उन्होंने 42 मार्क्स दिए हैं, जबकि मेरे मार्क्स ज़्यादा चाहिए, 70 चाहिए थे, 60 चाहिए थे। चलो हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, उनका एक अपना पैमाना होता है जज करने का। तो आई सेड कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए अभी नहीं था। कुछ दिनों के बाद वो जो उनके जो मेंस एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं तो वो भी पब्लिश हो जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि वो जो लड़की है उसके मेंस में नंबर थे 474 रिटन में, प्लस उसमें 42 मार्क्स हम जोड़ देते हैं इसकी इंटरव्यू के। 474 प्लस 24 मार्क्स कितने हो गए? ये 490 प्लस 42 मार्क्स, ये कितने हो गए? 516 मार्क्स उसके टोटल बन गए। एंड जो एक कैंडिडेट था उसके इंटरव्यू में मार्क्स थे 37, लेकिन उसके जो रिटन एग्जामिनेशन में उसके जो मार्क्स थे वो थे 525। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, ये जो कैंडिडेट है ये 51 मार्क्स का गैप इसने आपसे बना लिया मेंस एग्जामिनेशन में। तो अगर आपके 42 प्लस 51 ऐड करके अगर आपको 80-90 मार्क्स भी ये दे देते, आप फिर भी इस कैंडिडेट को बीट नहीं कर सकते थे। तो दैट मीन्स क्या है? मेंस एग्जामिनेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्लियर? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये एक डर होता है कि ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है पता नहीं इसमें क्या होगा, या पर्सनैलिटी टेस्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी नॉलेज वो टेस्ट कर चुके हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एंड मेंस एग्जामिनेशन में। ये आपकी नॉलेज का टेस्ट हो चुका है। यहाँ उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी देखनी है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर यू पॉजिटिव, आर यू नेगेटिव, ओके? तो आर यू ऑप्टिमिस्टिक, आर यू पेसिमिस्टिक, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, आप कैसे बिहेव करते हो, राइट? तो आपको मतलब सिचुएशन मैनेजमेंट में आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, आप कैसे रिएक्ट करते हो डिफरेंट चीज़ों में, आपका जो कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी जो कन्विंसिंग पावर कैसी है, आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है, ये उन्होंने सब चीज़ें देखनी हैं। तो ये बेसिकली इसका रहता है जो एग्जामिनेशन का। ओके, आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया होगा। तो टाइम टू टाइम हम आपके इंक्वायरीज भी लेते रहेंगे। तो अरोड़ा आईएएस क्लासेस है जो ये 16 जनवरी को बैचेस स्टार्ट करने जा रहा है। कल हमने इसकी अनाउंसमेंट की थी एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट मोर देन 200 स्टूडेंट्स ने कल ही हमें गूगल फॉर्म्स फिल करके सबमिट कर दिए हैं, जो कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। तो वी आर हैविंग और वी आर गेटिंग ए वंडरफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम द वी कैन से स्टूडेंट्स। एंड हम लोग फुली रेडी हैं कि हमने किस तरीके से
आपको अपनी मंजिल तक लेके जाना है, हम ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से आपको टीच करेंगे। हम साथ साथ जो एग्जामिनेशन में जो आने वाले क्वेश्चंस है, प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो एवरी डे आप देखोगे कि आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन हो रही है, क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो बच्चा हमारे सामने बैठा है, हमने सिर्फ उनको सिलेबस ही नहीं करवाना, यूपीएससी की जर्नी है जो, ये एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है। आपके सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, दिस इज़ ए कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो हम इंस्टीट्यूशन के बियॉन्ड आपकी जो लाइफ है, वी आर रेडी टू हेल्प यू इन एड्रेसिंग द इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दैट लाइफ आल्सो। हमने आपको फिजिकली मेंटली हेल्दी रखना है, हमने आपकी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। तो ये हमारा काम रहेगा। तो हम इतना सीरियसली हम इसको ले रहे हैं। तो ये तो आपका एग्जामिनेशन के बारे में हो गया। आई थिंक ये क्लियर है। अगर कोई चीज़ रह भी गई होगी तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि वैकेंसीज कितनी होती हैं। देखो, वैकेंसीज ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट 2014 से लेके अगर हम 2024 तक की वैकेंसीज़ की बात करें, तो मैं अगर इसका एक निकालता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, या मैं इसकी मॉडल वैल्यू निकालता हूँ, तो या मैं इसका मीडियन निकाल के देखूँगा, तो अप्रॉक्सीमेटली जो 1000 वैकेंसीज़ हैं जो हम ये मान लेते हैं। कभी कुछ कम हो सकती हैं, कभी कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 2014 में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 1364, तो इस तरीके से, तो अभी 2024 में 1056 थी। तो इस तरीके से जो वैकेंसीज है वो वेरी करती रहती हैं, बट टेंटेटिवली 1000 हम मान के चलते हैं। अब है कि इस एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, डराते बहुत हैं लोग, क्योंकि द पॉइंट इज दैट बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि दिस इज़ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि अरे तू कैसे कर लेगा, आपके लिए तो ये है ही नहीं एग्जामिनेशन, आप तो इतना नालायक है। या कुछ लोग बोलेंगे कि आपके अंदर तो बैठने का मतलब स्टेमिना ही नहीं है, आप तो पढ़ते ही नहीं हो बैठ के, ऐसा बोलेंगे। या कुछ लोग बोलेंगे कि अरे आपकी तो 10th में 2nd डिवीज़न थी एंड ग्रेजुएशन में भी आपकी 2nd डिवीज़न है, या आपकी 3rd डिवीज़न रह गई, आप कैसे इसको क्वालिफाई कर लोगे, ये भी होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ तो रिश्वत चलती है जी, सिस्टम ऐसा है, सिफारिशें चलती है, मिनिस्टर्स के बच्चे आते हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा। देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि हमारे सिस्टम में एक हमारी हैबिट है कि हम अपनी फेल्योर को हम कभी ओन नहीं करते। जब भी लाइफ में कोई सेटबैक लगता है तो हम अपने आप को हम छुपाने के लिए, हम अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका कोई ना कोई हम यू कैन से एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए जो सक्सेसफुल की रेशो होती है जो कम होती है, एंड जो फेलियर कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर, उनकी रेशो ज़्यादा रहती है। तो सक्सेसफुल तो सक्सेस होने के बाद अपनी ट्रेनिंग में चले गए, अपने काम में लग गए। तो जो फेलियर हैं वो सोसाइटी के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि अरे हमारा तो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, इतना पढ़ता था, ऐसे करता था। एंड दूसरा क्या है कि वो भी बोलेंगे कि भाई मेरा तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, मेरी तो इंटरव्यू बहुत अच्छी हुई थी, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम ख़राब है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक मंत्री का लड़का पढ़ता था, तो गवर्नमेंट थी उन्हीं की, स्टेट का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था, PCS। तो मंत्री का लड़का था, उसने 2 बार एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन वो मेंस के बाद वो फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया दोनों बार। उसके पापा मंत्री थे, उन्हीं की गवर्नमेंट थी। तो अगर वैसा होता, सिफारिश होती, पैसे होते, तो वो क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाया भाई? तो ऐसा नहीं होता। UPSC एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर काफ़ी फेयर जो है वो काम होता है, तो इतना ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम मिथ्स की बात करते हैं तो सबसे पहली मिथ ये है कि दिस इज़ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। कई लोग तो इसको मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस कहते हैं।
टफेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं कि भाई इससे टफ तो कोई एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता, बट दिस इज़ ए रॉन्ग मिथ। टफेस्ट नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट सिलेबस थोड़ा वास्ट है, सिस्टमेटिकली पढ़ना होता है, एंड एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। मेनली डिसाइड करना है क्या नहीं पढ़ना, वो देखना होता है। कई बार हम इररेलेवेंट चीज़ों को हम ज़्यादा पढ़ते हैं। सिलेबस को अच्छे से समझना है, एग्जामिनेशन को अच्छे से समझना है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, एग्जामिनर के माइंड को रीड करना है कि वो क्या पूछना चाहता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो आप में से क्या जज करना चाहता है, एंड जो उसने क्वेश्चन डाला है उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में या उस क्वेश्चन की लाइट में मुझे क्या आंसर लिखना है, कहाँ से मुझे शुरू करना है, कैसे मुझे उसको एंड करना है, क्या मैं उसके अंदर देना चाहता हूँ। हिट द बुल्स आई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। पेपर चेक करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। सो ये एग्जामिनेशन टफेस्ट नहीं है, एग्जामिनेशन सिंपल है। हम पढ़ते कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी जो मिथ है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कि वन हैज़ टू नो एवरीथिंग अंडर द सन एंड बियॉन्ड। ऐसा भी नहीं है। इसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस रहता है, इसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस रहता है। आपको उसी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अंदर ही आपको पढ़ना होता है। बस पढ़ना सिस्टमेटिकली होता है। आपके लिए अच्छे मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली चीज़ें होती है। एवरीथिंग अंडर द स्काई या अंडर द सन एंड बियॉन्ड ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ का सिलेबस अगर आप देखोगे वहाँ मेंशन किया हुआ है। हमने हिस्ट्री में ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, इकोनॉमी में ये पढ़ना है, हर चीज़ वहाँ मेंशन की होगी। प्लस करंट अफेयर्स, आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको न्यूज़पेपर को फॉलो करना है। रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको कुछ चैनल्स जो हम आपको सरकारी चैनल बताएंगे उनको देखना होता है, उनको फॉलो करना होता है। एंड रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको किसी अच्छी मैगजीन को पढ़ना होता है जो हम आपको बताएंगे अपनी क्लासेस में। सो ऐसा कुछ नहीं होता। जो तीसरी मिथ है, इट इज़ फॉर द बुक वॉर्म्स एंड द एकेडमिक टॉपर्स। ऐसा भी नहीं होता। बुक वॉर्म्स के लिए नहीं है, एकेडमिक टॉपर्स के लिए भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूब मस्ती करते हैं लेकिन वो क्रिएटिव हैं, राइट? तो दैट इज़ वाई क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, तो वो इस पेपर को बहुत आसानी से क्रैक कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको बुक वॉर्म होना चाहिए या ये एग्ज़ाम एकेडमिक टॉपर्स के लिए चाहिए। अगर आप स्टोरीज़ देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब एवरेज फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे, एवरेज बच्चे थे पढ़ने में भी। मेरा एक स्टूडेंट है, वो भी सिलेक्ट हुआ है, वो आजकल इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में है। तो उस स्टूडेंट से अगर आप बात करोगे तो वो बिल्कुल एक वो एवरेज स्टूडेंट था, अपने आप को बिलो एवरेज स्टूडेंट कहता था। बट ऐसा नहीं कि उसने क्वालिफाई किया। बहुत ऐसे घरों के बच्चे, एक लड़की का मैंने देखा कि वो लड़की ऐसी थी, इतने गरीब घर से लड़की थी, एक ही कमरा था, उसी कमरे में उनका खाना बनता था, राइट? उसी कमरे में पूरी फैमिली रहती थी। तो एक छोटा सा वॉशरूम था, तो वो लड़की वॉशरूम में बैठ के पढ़ती थी। एंड उसके पास कोचिंग के लिए तो पैसा ही नहीं था। तो वो लड़की पढ़ने में भी, उसके पास इतनी सहूलतें भी नहीं थी, पढ़ने में भी ठीक ठीक थी, लेकिन वो भी क्वालिफाई कर गई। सो ये मिथ गलत है कि ये बुक वॉर्म्स के लिए है या ओनली टॉपर्स के लिए है। इवन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है। मेरे पास एक बार एक लड़की आई, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो वो मुझे कुछ दिनों में मुझे पता चल गया कि ये गोल्ड मेडल ऐसे ही आया हुआ है इसका। मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे सच सच बताओ। कहती सर मैंने कभी भी बुक तो पढ़ी नहीं थॉरोली। मैं तो कहती एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले 10 ईयर पढ़ती थी यूनिवर्सिटी के, तो उसी में से 5-6 क्वेश्चन आ जाते थे और मेरी क्रैमिंग बहुत अच्छी है और इस वजह से मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हूँ। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो इसलिए एकेडमिक परफॉर्मेंस किसी की जो कैसी है, कोई यूनिवर्सिटी टॉपर है और मैं तो जी मीडियोकर हूँ, मैं तो उसको compete नहीं कर पाऊँगा, ये गलत है। नंबर कई बार एक्सीडेंटली भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में मार्क्स, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम फेयर नहीं है। एंड दूसरी बात है कि जो बच्चे थॉरो पढ़ेंगे उनके मार्क्स हमेशा ही एवरेज रहेंगे। तो
राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ भी रॉन्ग है आपकी। जो नेक्स्ट है, मैं आपको ये एक बताता हूँ, स्टोरी ऑफ माधोपट्टी विलेज। ये विलेज यूपी का है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ का विलेज है। इस विलेज के अंदर एक छोटा सा एक स्कूल है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शहर से भी दूर है, एंड वन ऑफ द बैकवर्ड विलेजेस हम कह सकते हैं। लेकिन इस विलेज ने इंडिया को 51 ऑफिसर्स दिए हैं, जिनमें IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, फॉरेन सर्विस वाले हैं, RBI में भी हैं। तो ऐसे ऐसे ऑफिसर दिए हैं। एंड यहाँ देखो, आपको अगर ये वीडियो दिख रही हो तो यहाँ बच्चे 8th 9th 10th से ही इनको UPSC की बुक्स की लिस्ट पता है क्या है, हमने क्या पढ़ना है, एंड ये उसी एंगल से उसको पढ़ते हैं। इवन अपने स्कूल के दौरान NCERT की बुक्स को भी ये UPSC के नज़रिए से पढ़ते हैं। तो ये जो एक गांव है, छोटा सा गांव, बैकवर्ड गांव, इसने मैक्सिमम ऑफिसर्स दिए हैं हमारे कंट्री को। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर हम तो पंजाबी हैं, पंजाबी तो अगर किसी काम में अगर मन लगा के लग जाएं तो कुछ भी कर लेते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट एक बार मन बन जाए। तो ये जो नेक्स्ट है, जो वन रिक्वायर्स टू मग अप सो मैनी फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कि हमें तो बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, रट्टा लगाना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स को हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी है और मैं इस एग्ज़ाम को आसानी से कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट रट्टा नहीं है, फैक्ट्स याद करने नहीं हैं। तो मैं आपको इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि मैं एक पूरा रूम भर देता हूँ बुक्स का, उस रूम के अंदर छोड़ देता हूँ, आपको मैं खुला टाइम दे देता हूँ। आपके ऊपर कोई भी इन्विजिलेशन करने वाला नहीं होगा, इन्विजिलेटर भी नहीं होगा। तो आपको मैं पूरा खुला टाइम दे दिया, तो एक मैं आपको UPSC का पेपर पकड़ा दिया, आप उसको सॉल्व करके दिखा दो, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। तो पेपर वैसा होता है, पेपर जो बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, जिन बच्चों की एनालिटिकल पावर है, ये पेपर उन्हीं के लिए है। जो बच्चे क्रैमिंग करते हैं उनके लिए ये पेपर नहीं है। यहाँ मैं एक छोटी सी मैं स्टोरी बताना चाहूँगा। हेनरी फेयोल, जिन्होंने कार की इन्वेंशन की थी, तो वो एक बार किसी सेमिनार में गए, उनका एक मित्र था उनके साथ। वहाँ एक पर्सन सेमिनार में कोई बोल रहा था, उसको इतने फैक्ट्स एंड फिगर याद थे, मतलब वो टैं 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 ऐसे बोल रहा था। तो उसका मित्र उससे बहुत इम्प्रेस हो गया। वो हेनरी फेयोल नहीं, फोर्ड हैं जो, तो वो फोर्ड को बोलता है कि हम इसको आपकी फैक्ट्री में रख लेते हैं, देखो ये कितना इंटेलिजेंट बंदा है, इसको कितनी नॉलेज है। फोर्ड चुप रहे। सेकंड टाइम उसने फिर बोला कि भाई हम इसको रख लेते हैं, वो फिर चुप रहे। तीसरी बार उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, वो कहता मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो फोर्ड कहता ओके जाओ, जाके इससे पूछो कितने पैसे लेगा। तो वो कहता कि आपने अच्छा मजाक बना रखा है इंटेलेक्चुअल लोगों का, ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है, हम इससे जाके पूछें कि भाई आप कितने पैसे लोगे हमारे आने के लिए। तो कहता इसके बजाय मतलब हमें जाके इसको ऑफर करना चाहिए कि हम आपको ये देंगे अगर आप हमारे साथ आओगे तो काम करने के लिए। तो फोर्ड का रिप्लाई पता क्या था? कहता आई कैन नॉट अफोर्ड मोर देन $300 फॉर हिज एंटायर लाइफ। मंथली भी नहीं, वीकली भी नहीं, एनुअली भी नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। तो उसको फिर गुस्सा आ गया। वो कहता क्या आप बातें कर रहे हो, आप पागल हो गए। वो कहता $300 में मैं दुनिया का बेस्ट एनसाइक्लोपीडिया परचेज कर सकता हूं, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। तो इसलिए मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो कि ओनली वेयर हाउसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, जो ओनली स्टोर हाउसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। मुझे वो चाहिए जो अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, जो मेरे बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, मेरे कंट्री के बेनिफिट के लिए, इस दुनिया के बेनिफिट के लिए, जो अपनी नॉलेज को यूज़ कर सकें, मुझे वो लोग चाहिए। तो यही यूपीएससी में ज़रूरत है। बेसिकली ये हमें समझने की बात है। नेक्स्ट, इट इज़ कंपल्सरी, इज़ इट कंपल्सरी टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस? ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि भाई हमें क्लासेस को ज्वाइन करना ज़रूरी है। देखो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लासेस को नहीं भी ज्वाइन करके भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बट यस, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ
कि आपको ज़िंदगी में एक मेंटोर की बहुत ज़रूरत रहती है, एक गुरु की ज़रूरत रहती है, अगर मैं अपनी सिंपल भाषा में बोलूं। क्योंकि गुरु एक ऐसा पर्सन है जो आपके स्टेप्स को सेट कर सकता है। जिस एज से आप गुजर रहे हो, आप यूथ हो, तो आपके पाँव इधर उधर जाएंगे, आप भटकोगे, तो जब गुरु होगा तो वो आपको गाइड करता रहेगा कि बेटा अब आपका पैर इधर हो गया, अब इधर हो गया, इसको सेट करो। तो वो आपको एक डायरेक्शन में आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है मेंटोर की, गुरु की, टीचर की। दूसरी बात है कि ऑफलाइन नहीं, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन क्लासेस भी उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं जितनी ऑफलाइन है। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो या आपके पास टाइम है तो आप यहाँ आ सकते हो, आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन का एक जो एनवायरनमेंट है वो कंपैरेटिवली अच्छा रहता है। टीचर के साथ आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, टीचर से आप अपने डाउट्स पास बैठ के आप पूछ सकते हो। तो आपके जो साथी हैं वो भी यू कैन से मतलब वो भी सेम करियर को लेके अपनी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपको कंपनी मिल जाती है, डिस्कशन करने के लिए आपको एक फोरम मिल जाता है। तो दिस इज़ वन थिंग, और ये सभी चीज़ें आपको मोटिवेट भी करती हैं। एंड जो फिर दूसरी चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या आप कहीं पढ़ रहे हो, किसी वजह के कारण आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे रेगुलर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, तो फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। हम आपको इतना एश्योर करते हैं कि अगर आप यहाँ आओगे, हमारे रहने का बंदोबस्त इतना अच्छा है, हमने एक यहाँ गुरुकुल बना रखा है जहाँ पर आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी, इंक्लूडिंग द लाइब्रेरी, वेरी यू कैन से एनरिच्ड लाइब्रेरी। कंप्यूटर्स मिलेंगे, आप अपनी स्टडी करो, खुल के स्टडी करो, रात को बैठो स्टडी करो। हमारे टीचर्स आपके डाउट रिमूवल के लिए भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, आपको अच्छा खाना मिलेगा, आपको हम मेंटली एंड फिजिकली फिट भी रखेंगे। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, बट मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में एक मेंटोर ज़रूर रखना। तो हम बहुत ही यू कैन से सीरियसनेस से हम बहुत सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए। तो आप एक बार ज़रूर आइएगा, एक बार आप ज्वाइन करके देखिएगा। हम 16 जनवरी को हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी ये बोला था कि हमने इसको कल लॉन्च किया है, तो कल से आज तक मोर देन 200 बच्चे हैं जो वो हमारा फॉर्म ऑनलाइन फिल कर चुके हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप भी आइए, आप भी इन चीज़ों का बेनिफिट लीजिए। अभी जो हमने डिस्कस किया है, ये हमने एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस किया है। टाइम टू टाइम हम और भी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में रहता है कि 16 आवर्स की स्टडी चाहिए। कोई बोलता है कि मैं तो ये 18 घंटे पढ़ता था। ये गलत है। हर एक के ऊपर हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई पर्सन 4 घंटे में ही उतना पढ़ लेता है जितना कोई दूसरा 10 घंटे में पढ़ता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टाइम का। तो मैं अगेन आपको बताता हूं कि हम ये क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। 16 जनवरी को हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, आप अपनी सीट बुक कीजिए जल्दी से जल्दी। तो हम आपको कुछ उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा जो पहले आगे ज्वाइन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे नंबर हैं। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड हम मिलते हैं क्लासेस में। ऑल द बेस्ट।